अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज सुबह 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। इस हमले का बज़ाहिर मकसद खौफ फैलाना था, डर बिठाना था, तुरंत पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाना था। हमले के लिए जो जगह चुनी गई वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी, वो स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान के कारोबारी निज़ाम का इस्तारा है, पाकिस्तान की मईशत का एक पैमाना है, जिसके जरिए पता चलता है कि पाकिस्तान में कितना कारोबार हो रहा है, सरमायाकार कितने मुतहर्रिक हैं, कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सा सेक्टर तरक्की कर रहा है। यहां पर रोज अरबों रुपए का लेन देन होता है। 4 दहशतगर्दों ने कारोबारी जिंदगी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका मुकाबला पाकिस्तान के बहादुर सपूतों से था। उनका सामना सिंध पुलिस के उन 2 बहादुर जवानों कांस्टेबल मोहम्मद रफीक और मोहम्मद खलील से हो गया। ये दोनों जवान इन दहशतगर्दों पर शेर की तरह हमलावर हुए। ये जवान सामने से आती गोलियों और दहशतगर्दों के हाथों में ग्रेनेड को एक लम्हे के लिए भी खातिर में न लाए। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने और उनके अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इन जवानों ने एक लम्हा भी जाया ना किया। हमें डराने के मंसूबे बनाकर आने वाले खुद डर गए। उन्हें छुपने की जगह मिली और ना ही भागने का मौका मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस के इन जवानों ने चारों दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में एक एक करके ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले इन हीरोज को हमारा सलाम। नाज़रीन, इस हमले के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार एक लम्हे के लिए भी मुअत्तल ना हुआ। इस हमले के बावजूद सरमायाकार डरे नहीं, हटे नहीं, बल्कि डटे रहे। आज स्टॉक मार्केट ने पहले से ज्यादा कारोबार किया, इंडेक्स भी मुस्बत रहा। बज़ाहिर स्टॉक एक्सचेंज का यह वाकया चंद मिनटों में खत्म हो गया, लेकिन इसको अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह नजर आती है। इस मुल्क को लूटने वाले, मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले, मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले, अपनी जात को फायदा पहुंचाने वाले, गरीब दुश्मन पॉलिसियां बनाकर एलीट को फायदा पहुंचाने वाले गाहे बगाहे दहशतगर्दों के रूप में आते हैं। उनका यह खेल भी चंद घंटों का ही होता है, लेकिन तारीख उन्हें जरूर सबक सिखाती है। वो सफाए हस्ती से मिट जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, उनकी इज्जत, शोहरत, दौलत सब खाक में मिल जाती है। सबक सीखें आज के वाक़े से, अहद करें कि हमारे मुल्क पर जो भी मुश्किलें आए, हम सब ने मिलकर उनका मुकाबला करते रहना है। यही बहादुरी दिखानी है, यही अज़म दिखाना है, यही हौसला दिखाना है जो आज हमारे जवानों ने दिखाया है। अज़म करें कि जो हमारी तरक्की में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उसको हम नाकाम बनाएंगे। नाज़रीन, हमारे रास्ते में अंधेरे होंगे, लेकिन इसके बाद उजाला भी जरूर आएगा। रास्ते बंद भी होंगे, लेकिन इसके बाद राहें जरूर खुलेंगी। मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसके बाद आसानियां भी जरूर मिलेंगी। खज़ां का सामना होगा, लेकिन इसके बाद बहार भी जरूर आएगी। हब्स में सांस लेना मुश्किल होगा, लेकिन इसके बाद बारिशें भी जरूर होंगी। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल भी जरूर आएगी। आज कौमी असेंबली के अंदर नाज़रीन बजट पास किया गया और इस मौके पे ऑपोजिशन और जो हमारी हुकूमत के बेंचेस पे मौजूद अफराद थे, उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। और ऐसे मौके के ऊपर जब सबको एक होना चाहिए था, इतने बड़े वाक़े के बाद, वहां पे भी हमें पॉलिटिक्स सामने नजर आई। आज असेंबली के अंदर क्या कुछ हुआ, आइए पहले आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस पे करप्शन पे इल्जाम लगा है वो सब बाइज्जत बरी हुए हैं। इनको माफी मांगना चाहिए, इन सब को माफी मांगना चाहिए। एंड आई अपोलोजाइज, नून लीग को भी माफी मांगना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के दोस्तों को कह रहे हैं माफी मांगो, वो टेस्ट बिठा रहे हैं। ना भाई ना, चले जी, मैं तोटी वालों माफी मांग रहे हैं, ना मांग रहे कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं तो तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में किसी भी फोरम पे ये बात करना चाहे, दलील से बात करना चाहे, सामना करे। कोई इंसान इंडिस्पेंसिबल नहीं है, तो ये किस तरह इंडिस्पेंसिबल है जी वजीर आजम, और फिर है नलायक है। इस सारी गुफ्तगू के बाद नाज़रीन हुकूमत ने इसके बावजूद बजट भी पास कर लिया। क्या ऑपोजिशन का वो एक नैरेटिव कि जनाब हुकूमत के लिए टफ टाइम आने लगा है और हुकूमत को इस बजट को पास नहीं होने देना, वो सब कुछ खाक में मिल गया, या पिक्चर अभी बाकी है? मजीद बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी बजट पास होने की, और बजट पास होने से पहले इशाइये हुए, चंद इशाइये जिसके अंदर दावतें दी गई थी, वो दावतें कबूल नहीं की गई। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जनाब 25 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, जिसकी वजह से अवाम बड़ी परेशान है और हुकूमत के खिलाफ सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने लोग भी काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आया, उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए खुशखबरी आज की कि बजट फिर भी पास हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से तारुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सना बुच्चा साहिबा के पास जाना चाहूंगा। सना बुच्चा साहिबा, बजट पास हो गया, बेशक इशाइये के अंदर इत्तेहादियों ने शिरकत नहीं की, लेकिन सत्ते खैरा ने हुकूमत के लिए कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। नहीं, हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात आई थिंक हुकूमत खुद ही है। आई डोंट थिंक कि हुकूमत को कोई और परेशान कर सकता है, खुद ही काफ़ी है अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये वन डिश पार्टी जो कि 2 डिशेस थी, आई थिंक उससे बजट तो मंजूर हो गया, लेकिन ये कितने इशाइये होंगे और कितनी कितनी चीज़ों पर इशाइये किए जाएंगे। और खान साहब ने कल बड़ापन दिखाया कि एक एक टेबल पर जाकर मेहमानों से खुद पूछा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जानने की कोशिश की, वेरी अनलाइक हिम। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर। मुझे बजट में आज सच कुछ प्रॉब्लम था नहीं, मुश्किल वक्त था, मुश्किल बजट था, इस तरह का बजट बनना भी मुश्किल था, तो मुझे पर से बजट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऑपोजिशन की एक ऑपोजिशन है, और फिर देखिए जैसे कहा जाता है ना कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है, फिर ऑपोजिशन की ऑपोजिशन है, हुकूमत तो है नहीं। तो ऑपोजिशन की जो ऑपोजिशन है वो सिर्फ ऑपोजिशन जो है वो ऐवान के बाहर ही बातें करती है, अदरवाइज तो पार्लियामेंट एक दंगल बना है, वहां पे कुश्ती हो रही है। और पहले वो बिलावल साहब बोलते, मतलब पार्लियामेंट को जोक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि बिलावल जब भी बोलेंगे उसका रिस्पॉन्स मुराद सईद साहब देंगे। और ये सिपाही वाली बात भी जो आज इन्होंने की कि मतलब आप इमरान खान से क्या आप करेंगे चैलेंज, उनको क्या देखेंगे जब आप उनके सिपाही से नहीं, मतलब हम अर्तुगरुल देख रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं। मतलब ये पार्लियामेंट है, ये दंगल कुश्ती है, ये पहले मैदान में उतरेंगे बिलावल, फिर वो उसको हराएंगे, फिर मुराद सईद आएगा। मतलब अपने आप को एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मानिए, आप एक पार्टी के कारकुन हैं, बिल्कुल हैं, आप पार्टी के, आप खान साहब के फैन हैं, बिल्कुल हो। नहीं, लेकिन इसमें सना, इसमें क्या गलत बात है? 2 चीजें। एक, आपने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर उठ के लोगों के पास गए, जाके एक एक करके फर्दन जाके लोगों से मिले, दैट्स वेरी अनलाइकली ऑफ हिम, बट इट्स गुड, अच्छी बात है। मतलब अगर वो पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में था कि जी वो नहीं मिलते लोगों से, सही तरह नहीं मिलते, तो चलें, वो उन्होंने अपने अंदर चेंज लेकर आए। दूसरी बात, मुराद सईद अगर बैठ के एक तकरीर का जवाब देते हैं और हर दफा बिलावल की तकरीर के बाद देते हैं, तो ही इज ए गुड डिबेटर। वो जो भी चले बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है। और आज शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये क्या चक्कर है, मुराद सईद जब बोलते हैं तो पूरी ऑपोजिशन बाहर चली जाती है। सॉरी, मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। मुराद सईद साहब जो भी गुफ्तगू कर लें वो गैर पार्लियामानी होती है, माजरत के साथ। मैं उनकी गुफ्तगू को पार्लियामानी मान नहीं सकती, और मैं समझती हूँ कि ऐवान और हाउस की इंसल्ट है मुराद सईद साहब का बोलना, इसलिए वो गुरेज ही किया करें। गलतियां सबसे हुई हैं, सब कहते हैं, लेकिन मुराद सईद साहब इज एन एक्सेप्शन इन हिज ओन सेल्फ। मतलब मैं तो, और देखें, और दूसरी बात ये कि खान साहब अभी भी वही खान साहब हैं। उन्होंने, जो लोग नहीं आए वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि खान साहब उनकी इज्जत नहीं कर सकते। खान साहब वही चोर डाकू कहने वाले जिनको थे, जो आज इत्तेहादी भी हैं। आप देख लें कौन कौन आया, मतलब वही लोग आए जो कि एक्सपेक्टेड थे, और वो लोग नहीं आए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। मुने सलाई साहब की ट्वीट आपके सामने है। अच्छा, वो ट्वीट डिलीट हो चुकी है? वो ट्वीट डिलीट हो चुकी है वैसे? हाँ, तो वो क्या तो डिलीट होने से, ट्विटर तो मैंने भी बड़ी डिलीट किया मंसूर, तो ये थोड़ी रिकॉर्ड नहीं रहता। अच्छा चलें, मैं आज नाज़रीन, मैं जरा आपको जो लफ्जी गोलाबारी हुई थी आज बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, और उसका जवाब दिया था शाहमूद कुरैशी साहब ने, जरा पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैं सदाकत साहब के पास भी जाता हूँ, तारड़ साहब के पास भी जाता। देखिएगा जरा, देखिएगा। हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं। सौदा करने नहीं आए, सौदागर नहीं है। शोर मचा लो, धमकियां दे लो, सड़कों पे आ जाओ, अपने नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम कमीशन करो,
किक्स बैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? तुम्हारे मुतालबा से इस्तीफा दे दे? क्या बात है? किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे। नहीं देंगे, नहीं देंगे जी इस्तीफा, साफ साफ कह दिया। तारड़ साहब, ये सारी बातें आज खत्म हो गई। हुकूमत का ये कहना है कि जनाब हमने बजट भी पास करा लिया, ना हम इस्तीफा देंगे। शाह महमूद कुरैशी को अगर आप लोग वजीर आजम बनाने के चक्रों में थे तो आज उन्होंने भी क्लियर कट कह दिया वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ तब्दील नहीं हुआ। जो सिचुएशन आज से 1 महीना पहले थी हुकूमत की, हुकूमत आज भी बड़े आराम से कंफर्टेबल वहां बैठी है। ये सदाकत साहब अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम में आके बैठे थे, मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने कहा यार आप चिल करें, क्या हो गया, किस बात की परेशानी है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब कोई शख्स ये कहे ना मंसूर साहब कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अच्छा, तो और खुद साख्ता कहे, यानी वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है। हाँ, कोई आप पार्लियामेंट में तो नहीं थे कि आप अपोजिशन को बता रहे थे। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को और असद उमर साहब को मैसेज दिया वहां सामने बैठे हुए कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अच्छा, और मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं है, तो आप दोनों जो ख्वाब देख रहे हैं वो छोड़ दें। मुझे तो ये लगा, एज ये मेरी एक अपनी राय है। नंबर 2, आज शाह महमूद कुरैशी साहब आपको अनयूजुअल नहीं लगे? ये मेरा आपसे सवाल है। इस तरह ना उनका लहजा है, ना वो इस तरह बात किया करते हैं, ना इतना जज्बाती हुआ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने साबित किया कि वो बिल्कुल रनिंग के अंदर हैं। और पिछले दिनों जो इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब से कैबिनेट के अंदर बात करवाई और ये क्वेश्चन रेज करवाया ताकि इनका पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठप्पा जा सके, तो मुझे ये लगता है कि ऑल इज नॉट गुड इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। उसकी वजूहात हैं। देखिए, वजीर आजम एक आदम बेजार तबीयत पाई है, और ये मेरा ओपिनियन है, इससे 100 दफा बासी साहब भी इख्तलाफ करें, बाकी भी कोई इख्तलाफ कर सकता है। एक शख्स जो आदम बेजार हो, उसको कुर्सियों तक लोगों की जाना पड़े, लोगों से बातचीत करनी पड़े। और देखिए, जो सुपरस्टार होता है ना जी, जो सेलिब्रिटी होता है, जिसको आदत हो, आपको याद होगा जवानी में थप्पड़ मार दिया फैंस को, इधर भी कोनियां चलती रही हैं, कंटेनर पे किसी को कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। अब एक एक सीट पे जाके जनाब हुजूर और वेलकम करना, ये बड़ी तारड़ साहब सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन अब माजरत के साथ वो किस तरह अपनी पार्टी को चलाते हैं? वो किसी से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते, आदम बाजार हैं, कोनियां मारते हैं, आपने जो भी सारी बातें की, ये वो जाने, उनकी पार्टी जाने। आप लोगों के लिए सारे मामले में कोई खुशखबरी नहीं नजर आई, ये बात है। असल सवाल ये है, आप लोगों ने क्या निकाला है सारी चीज में से? देखिए, आज आपको पता है उनके 10 से 12 मेंबर गैर हाजिर थे। अच्छा, क्या आपने वो स्टॉक टिक किया है? 10 से 12 मेंबर गैर हाजिर होना, हाँ, इतनी एफर्ट के बाद मंसूर साहब। और देखिए, वो एक अवामी फिगर है, वो मेरी राय है उनके बारे में, आदम बेजार, वो देखें ठीक है, मतलब वो उसमें से मुझे कुछ हासिल हो ना हो, हाँ, बट एक पुअर पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है उस हवाले से तो मेरी राय है ना जी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर। उसकी वजह है आप गवर्नेंस में फेल हुए, आपको टीम अच्छी नहीं मिली, आपको इकोनॉमी अच्छी नहीं मिली, आपको कोरोना अच्छा नहीं मिला, आपको पेट्रोल माफिया भी अच्छा नहीं मिला, जिसकी आपने बेस प्राइस बढ़ा दी, और आपने पेट्रोल कंपनीज को टैक्स नहीं बढ़ाया, पेट्रोल कंपनीज को मुनाफा दिया। वो भी बात सामने आनी चाहिए कि ये किसने कितना कमीशन लिया, और पेट्रोल कंपनीज के साथ नेगोशिएट कौन कर रहा था कि रातों रात 5 मिनट में इतलाक हुआ, 5 मिनट में जो फ्यूल नायाब था वो अवेलेबल हो गया, पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग गई। somebody was negotiating, जो उनकी टर्म्स मानी गई हैं, और बेस प्राइस 26 से 44 की गई है। बिसाइड्स द पॉइंट, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने पूरा जोर लगाया, आप उस दिन पार्लियामेंट में आए, अल्लाह के फजल से पहली दफा आपकी मिजाज में एक धीमापन था। आपने कहा जी मैंने कौन सा नैब न्याजी गठजोड़ किया है, ये सफर बड़ी जल्दी तय हुआ है मंसूर साहब। वॉशिंगटन में अरीना में खड़े होकर कहना कि शायद खाकान ने कहा था मैं चोर हूं तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया से लेके मेरा तो नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो यहां तक का सफर जो है वो बड़ी तेजी से तय हुआ है। पार्लियामेंट में जो लास्ट तकरीर अगर आप सुने और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो ये आजजी क्या राजा रियाज की वजह से आई है, चौधरी बरादरान की वजह से आई है, वो शाह महमूद साहब की वजह से आई है, वो कैबिनेट में लड़ाई की वजह से आई है। आदम बेजारी की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट पुअर थी, आपने इशाइया दिया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया, हाजिरी आप फिर भी पूरी ना कर सके। मैं सदाकत साहब तो ये सदाकत साहब तारड़ साहब का कहना है कि बेशक ठीक है आप लोगों ने संभाल तो लिया, बजट तो पास हो गया, मसाइल अभी भी मौजूद हैं, और वजीर आजम के अंदर जो एक पर्सनालिटी में एक झुकाव नजर आना शुरू हुआ है, ये उसकी वाज़ेह निशानी है कि सब ठीक नहीं है वहां पर।
जी मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। शायर ने कहा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, बेचारे डिसरे में सारे। अच्छा, इनकी क्या बात करें। पहले तो मैं सना साहबा की बात, एक उन्होंने मेरे हिसाब से काबिल एतराज़ बात की है जी। उनको मुराद सईद साहब की तकरीर बुरा लगा और इन्होंने कहा, एक जुमला बोला कि मुझे मुराद सईद का बोलना, उसका हर लफ्ज़ गैर पार्लिमानी लगता है जी। मुझे इसमें थोड़ी सी एक तासुब नज़र आया। मुझे समझ नहीं आया कि इनको मुराद सईद का मिडिल क्लास का होना पसंद नहीं आया। बिलावल के मुकाबले में बिलावल साहब के वालिद साहब अरबों खरबों के मालिक हैं और वो एक पर्ची पे आके यहाँ पे असेंबली में बैठा है और मुराद सईद एक गरीब का बच्चा है, ISF का स्टूडेंट था, वहाँ से तकरीरें करता करता वो असेंबली में पहुँच गया। आज तक मुराद सईद की ज़ुबान से मैंने नहीं सुना कि कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की हो। अच्छा, सना बुच्चा साहब एक मशहूर जर्नलिस्ट है, उनके मुंह से मुझे ये बात पसंद नहीं आई, वो अपनी बारी पे इस पर कमेंट भी कर सकती हैं। दूसरी बात ये जो आपने ख्वाबों का महलात की स्टोरी तारड़ साहब ने सुनाई कि वो मुंह से लाई भी नहीं आए और वो भी नहीं आए और ये भी नहीं आए और आखिर स्कोर क्या था 160 के मुकाबले में 119 और ये दावे कि जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। राजा रियाज आज भी इमरान खान साहब को लीडर और नवाज शरीफ साहब को करप्ट समझते हैं। बाकी आप नाम लेते जाएं। मैं आज मेरी और राजा रियाज की कुर्सी इकट्ठी है। सारा दिन हम इकट्ठे बैठे रहे, हम इकट्ठे बैठते हैं असेंबली में। तो वो मैं जिस हल्के से वो है मैं वो मेरे अंडर भी आता है, मैं नॉर्दर्न पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये बेचारे ख्वाबों ख्यालों में गुम है। भाईजान बजट था, एक आपने चाय की प्याली में तूफान लाया हुआ था। बजट से पहले जरा MNA थोड़े से उनको मौका होता है, बात करनी होती है, हल्कों के फंड्स होते हैं और कुछ थोड़ा बहुत जो एक तो ये डॉक्टर साहब ये बेसिकली ये जो बेसिकली बगावत हुई है पार्टी के अंदर करते हैं। ये बगावत जो थी ये फंड्स के लिए हो रही थी, ये सब कुछ के हमें अपने हल्कों के फंड्स मिल जाएं। ये बगावत इसको आप कहते हैं, कोई ना बगावत थी। अच्छा, ना कोई बात थी। डिस्कशन डिबेट होती है, कभी वो ज्यादा भी हो जाती है क्योंकि ये ऐसी पार्टी तो है नहीं कि बड़े भाई और छोटे भाई और समधी मिलके किचन में बैठ सारे फैसले कर लें। अल्लाह के फजल से महीने में कम से कम 4 इजलास होते हैं आपके कैबिनेट के, जहां मुख्तलिफ ख्याल लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जो आपस में घर में इकट्ठे नहीं है, मरियम साहिबा अपनी पार्टी चला रही हैं और शहबाज साहब अपनी चला रहे हैं, वो इनको नहीं मानते, ये इनको नहीं मानते, ये हमें ताने देंगे इख्तलाफात के। तो बहरहाल आज आपके सामने है, रेस्ट श्योर, कौम तसली रखे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लूट मार का दौर खत्म हो गया है। अच्छा। मुश्किलात जरूर हैं, बजट मुश्किल हालात में है और कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठी हुई है। हमने एक बहुत अच्छी अप्रोच रखी, इकॉनमी और हेल्थ और इकॉनमी को मिला के एक दरमियानी रविश रखी। स्मार्ट लॉकडाउन मैं जरा आपकी बात का सना साहब से जवाब ले लूं। ये हमारे मुखालिफ भी, हमारे साइडों वाले भी, हमारे सूबाई हुकूमतें भी इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन को सारे फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह के करम से कोविड भी। सना बुच्चा साहबा, स्मार्ट इमरान खान साहब के स्मार्ट लॉकडाउन पे बिला वजह आप लोग तनकीद करते हैं और इसके साथ साथ आप जो है वो मुराद सईद साहब को आप इस तरह क्यों कह रही हैं कि वो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा मिडिल क्लास के, उन्होंने कहा मिडिल क्लास होने की आपका मसला है, अरबों रुपए नहीं है, ये मसला है उनके साथ। नहीं, सदाकत अब्बासी साहब का मसला यही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला यही है। अभी ये फिर आएंगे, कहेंगे कि अपनी बारी के वक्त में कि मुझे इससे बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन मुझे इनके इस नजरिए से बड़ा इख्तिलाफ है कि हर चीज का जवाब ये करप्शन, लूट मार, वो ले गया, वो लड़ गया, वो लूट गया, वो खा गया, ये चोर के बच्चे, ये फला, मतलब ये गुफ्तगू ये करते हैं, हम नहीं करते। तो इनको अपनी गुफ्तगू पे नजरसानी करनी चाहिए। और अनफाउंडिंग क्लेम्स और पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग इज खासा है मुराद सईद साहब का। 200 अरब इसके मुंह पे मार दो, 200 अरब उसके मुंह पे मार दो, मतलब ये बातें वो कर चुके हैं। ये मुराद सईद साहब की कोई भी वीडियो निकाल के ऐलान किया आप और मुझे बता दीजिए कि वुड यू वांट टू टेक इट। आज तो वो फातिमा भुट्टो साहिबा के ऊपर भी चले गए और वो कौन सी किताब, मुझे तो वो किताबों के नाम तो बताएंगे, फातिमा भुट्टो साहिबा की किताबें कौन सी पढ़ी है उन्होंने। और अब इस पे मुझे कोई उनसे इख्तिलाफ नहीं है, वो मिडिल क्लास से हैं, वो कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और अगर वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर वो पाकिस्तान की कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका एक तरीका है और उस तरीके से अगर वो उससे आगे जाएंगे, इफ यू विल क्रॉस दैट लाइन,
तो फिर इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और क्रिटिसिज्म इसका सहना पड़ेगा। और मुराद सईद साहब बिल्कुल बहुत अगर उनको मेरी बात बहुत बुरी लगी है सदाकत अब्बासी साहब को, तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे तासुरात हैं और तासुबाना एनक कह लीजिए या तासुरात कह लीजिए आप अपनी। अच्छा, लेकिन सना अपनी तासुब की एनक जी सना, लेकिन एक पॉइंट ये जो भी आपने कहा जी, मुराद सईद साहब जो है वो 200 अरब इसके मुंह पे तो 200 अरब उसके मुंह पे, ये पॉलिटिशियंस तो जलसे जुलूसों के अंदर इस किस्म की तकरीरें करते हैं, नून लीग वाले भी करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, सारे अपने जलसों के अंदर ये बातें तो करते हैं। व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट दैट? देखिए मसला सिर्फ ये है मंसूर के इन लोगों को सीरियसली लेना आपने कब छोड़ा, कम से कम मैंने कब छोड़ा कि देखिए हर प्रॉब्लम होता है, बीट का क्राइसिस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, मतलब शहबाज शरीफ साहब का कहीं पे कोई चीज आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अच्छा जी सुलेमान शहबाज नहीं मिल रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अच्छा खाकान अब्बासी छुट गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अच्छा अब प्लेटलेट्स कम हो गई, तस्वीरें आ गई, हाइड पार्क में चाय पी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, शुगर स्कैंडल आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, वीट स्कैंडल आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, पेट्रोल स्कैंडल आ गया उमर अयूब को समन कर लो और उसके साथ बाबर साहब को बैठा दे। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अगर खान साहब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, माशाल्लाह इतनी डिग्रियां हैं, तो एक आदमी अगर उसके कोई शेयर्स या वो शेयर होल्डर है या कंपनी में ओनर है, ठीक है, जो कि बाबर साहब हैं, ठीक है, और ये एक अमाउंट ओ करते हैं, ठीक है, जिस वक्त ये अपॉइंट हुए हैं ये वो अमाउंट ओ करते थे, तो मैं कह रही हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं है? मुझे बता दीजिए कि ये क्या पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो मिलता नहीं है, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो बिकना शुरू हो जाता है, पहली तारीख से पहले ये सब चीजें ऑन रह जाती है, और उसके बाद नहीं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे पास, आप मुझे बता दें, क्या ब्रुंडी में क्या लाइबेरिया में हुकूमतें नहीं है? हुकूमतें हैं, लेकिन आपको कहीं यहाँ कोई हुकूमत नजर आ रही है? हुकूमत नजर नहीं आ रही, ठीक है, एक ब्रेक, हुकूमत नजर आ रही है कि नहीं आ रही? सवाल करते हैं क्यों नहीं नजर आ रही? आखिर इसी हुकूमत ने आज एक बजट ही पास किया, सदाकत साहब क्या जवाब देते हैं? और तारिक साहब से भी एक सवाल इस सारे मामले में, आज बल्कि एक बड़ा खूबसूरत कॉलम भी आया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करें। नवाज शरीफ साहब किधर हैं? कोई बयान क्यों नहीं आता, कोई जवाब क्यों नहीं दिया जाता? बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सना बुच्चा साहब फरमा रही थी कि आखिर हुकूमत नाम की चीज है किधर, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने पहले सवाल के जवाब में भी ये बात कही थी कि आखिर ऑपोजिशन किधर है? ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा असेंबली के अंदर दंगल करती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करती, इनसे तकरीरें करवा लें और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। तारिक साहब, एक खबर आई है, जरा इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा कि आप लोगों से चंद इत्तेहादियों ने भी राब्ते किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी चंद लोगों ने राब्ते किए और ये कहा भी कि जनाब बजट के जिस दिन बजट ने मंजूर होना है, यानी कि आज, हम इस बजट को अप्रूव होने से रोक भी सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ ज्यादा इस मामले में इंटरेस्ट शो नहीं किया गया। अच्छे बच्चे बन के रहना चाहती है आपकी पार्टी इस वक्त असेंबलियों के अंदर। हकीकत है ये या गलत खबर है ये? नहीं, देखिए, एक तो ये गलत खबर है, दूसरा बाज़ाब्ता तौर पे बजट के हवाले से कोई ऐसा राब्ता नहीं। वो इनफॉर्मल हमारे राब्ते रहते हैं, वो पंजाब में भी रहते हैं, वो सेंट्रल में भी ऑब्वियसली पीटीआई के मेंबरान के साथ भी रहते हैं, इत्तेहादियों के साथ भी रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बरमदा इसका इजहार भी कर चुके हैं। तो बजट के हवाले से ऐसी ना तो कोई बात हुई और ना कोई हुकूमती अरकान ने कोई राब्ता किया इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये खबर ठीक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मंसूर साहब, बात ही है, अभी सदाकत अब्बासी साहब बात कर रहे थे। देखिए, इमरान खान साहब का जो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करता था, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत मजीद उस पर थोड़ा सा तबसरा ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब एक तरफ उन्होंने कहा कि अगर मैं अपोजिशन को 5 साल तंग ना करूं और उनको आराम से रहने दूं तो मुझे कोई खतरा नहीं है। ये देखें ना, ये भी उनके हवाले से रिपोर्ट हुआ है। एक तरफ वो कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं मैंने केसेस नहीं बनाए, और तासर ये देते हैं कि मैं तो बिल्कुल किसी सूरत जो ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देखते हैं जहां वो कहते हैं कि अगर मैं इनको कुछ ना कहूं तो मैं 5 साल आराम से गुजार सकता हूं। तो देखिए, हमारे पे जो इल्जामात है, मैं बड़ा वाज़ेह कर दूं आपके शो के तवस्सुत से, वो कोई किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एम्बेजलमेंट के नहीं है, वो अशिया खुर्दनोश शॉर्ट करके उस पर मुनाफा कमा के आवाम की जेबों में डाके मार के अपनी वेल्थ बनाने के नहीं है। तार साहब एक मिनट, तार साहब एक माजरत के साथ, ऐसी बात नहीं है। ये जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे पे इस तरह के इल्जामात नहीं है, आप लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जामात हैं,
वो जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है, वो उसमें सब आते हैं, उसमें जहांगीर तरीन भी आते हैं, उसमें आपकी पार्टी के लोग भी आते हैं, बल्कि आपकी पार्टी का तो खानदान आ रहा है उसके अंदर, और उसके ऊपर भी ये इल्जाम है कि उसने लोगों से भी पैसे ज्यादा लिए हैं, उसने अपने स्टॉक्स भी गलत शो किए हैं, उसने लिस्टें भी दो प्रिपेयर की हैं। तो आपकी एम्बेजलमेंट के इल्जामात हैं आपके खानदान के ऊपर? सर नहीं, बात ये है, मैं तो देखे ना, मतलब वो जरूर उसकी इंक्वायरी हो, सब कुछ हो। हम पंजाब के अंदर आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि गन्ने का रेट क्या था 2015 से लेके तो 2018 तक या उससे पहले, और बाकी सूबों में क्या था, और हमने गन्ने का रेट कम क्यों नहीं किया, काश्तकार को कितना फायदा हुआ, मिलों को कितना नुकसान हुआ। मेरे पास हाईकोर्ट, दूसरे सूबों की हाईकोर्ट की जजमेंट मौजूद है, मैं इस पे घंटों आपके साथ बहस कर सकता हूं कि किस तरह मिल वालों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पीएसएमए के एड्स मेरे पास पड़े हैं, पीएसएमए की दरखास्तें मेरे पास पड़ी हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं उस पर बहुत आपके साथ डिटेल बहस कर सकता हूं। मेरा पॉइंट और है, इनका नैरेटिव ये था कि हमने जिस साल शॉर्टेज थी, हमने एक्सपोर्ट की इजाजत देके इसलिए ठीक किया और सब्सिडी देके इसलिए ठीक किया क्योंकि 1985 से लेके आज तक जो है वो कई सालों में सब्सिडी दी गई थी। तार साहब आगे, तार साहब ठीक है, आपका पॉइंट, अब पॉइंट ये है, पॉइंट में लेट्स कम बैक टू टुडेज डेवलपमेंट। अब आप लोग क्या कर सकते हैं आगे? ऑपोजिशन कुछ कर सकती है? ऑपोजिशन के कोई इरादे हैं कुछ करने के, या सिर्फ तकरीरी मुकाबले की हद तक ही चलना है? नहीं, एक तकरीरी मुकाबला नहीं है। हम एक डेलीगेशन लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए थे, मैं उस डेलीगेशन में शरीक था, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब थे, फरूतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ थे, JUIF के 2 सीनियर तरीन अरकान मौजूद थे। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास दरखास्त लेके गए कि जनाब ये एक फॉरेन फंडिंग केस है, इसकी डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। कभी इमरान खान साहब स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, कभी वो कहते हैं कि अकबर एस बाबर का ये नहीं था इस्तेहकाक कि वो इस तरह की दरखास्त देता, फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरा कार नहीं है, दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है सुनने का। फिर वो क्या प्ली लेते हैं मंसूर साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो सीक्रेसी की प्ली लेते हैं कि खुदा का वास्ता इसको पब्लिक ना करें, ये जो 23 फॉरेन फंडिंग के अकाउंट है भाई क्यों पब्लिक ना करें। अब हमने मुतअद्दिद बार वो भी दरखास्तें दी हैं, हमने हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। पॉइंट ये है, जो डाके की बात मैं कर रहा हूं ना, ये हमें बड़ा डाका, ये चोरी फलाना फलाना कहते हैं, ये चीनी के मामले पे मैं सिर्फ आपको वन लाइनर क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन्होंने वो नैरेटिव डाइल्यूट कर दिया पूरा कि जी 85 से जरूर करें, 85 से तहकीक, जो कसूरवार है सजा दें, मगर जिस साल शॉर्टेज थी, जिस साल 5.2 मिलियन टन की पैदावार थी, पता था इजाफी चीनी नहीं है, तो इमरान खान साहब की मिली भगत नहीं है जहांगीर तरीन के साथ कि 56 करोड़ सब्सिडी भी वो ले, सदाकत साहब, शॉर्टेज भी वो, ठीक है, मैं सदाकत साहब जहां पे एहतसाब की बात आती है ना, और जैसे ही जहांगीर तरीन का नाम लिया जाता है सर, आगे पे डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं वो जहाज याद आ जाता है, यहाँ पे वो जहाज जिसका पायलट जो है उसकी डिग्रियां अगर जाली हैं या उसके लाइसेंस अगर गलत हैं, इसके बावजूद उसके ऊपर एतराज आ जाता है। लेकिन ये जो सियासी जहाज उड़ता रहा और उसका पायलट जिस तरह बैठ के वो सियासतदानों को अपने उस जहाज में बिठाता रहा, उसके ऊपर जैसी उंगली आती है तो फिर तमाम नजरें लंदन की तरफ चली जाती हैं कि जनाब वो तो ऑलरेडी जहाज में बैठ के लंदन जा चुका है, सारा नैरेटिव उधर ही ठुस हो जाता है। अच्छा मंसूर साहब, आप हैरान होते हैं, आप इस बात पे भी तो हैरान नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हैरान हुए कि 35 साल से ये शुगर माफिया, ये कार्टेल एग्जिस्ट कर रहा था। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के डायरेक्ट खानदान के लोगों के इसके हिस्से थे, और मुशर्रफ साहब जैसा एक बड़ा ताकतवर फौजी डिक्टेटर भी इन माफिया के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं ला सका। आज तारड़ साहब बड़े दबंग अंदाज से उस रिपोर्ट को कमेंट कर रहे हैं और तरीन साहब पे बात कर रहे हैं, इनका हक क्या ये करें, लेकिन साथ साथ उस लीडर को भी अप्रिशिएट कर दें जिसे तारीख में पहली दफा एक स्टैंड लिया। और वो जो आप कह रहे हैं कि जहाज इस्तेमाल होता रहा, अगर उनका भी नाम आया तो उनका भी नाम, एक सेंटेंस का मौका दें, आपके लीडर को ये क्रेडिट जाता है, खाता है तो बताता भी तो है। अच्छा चल, जी आपका तो चले, मैं अगर मैं पूरी बात करता, मैं किसी को जरूरी बात करने लगे, आप तो ऐसी पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो करने की बात है इसको अप्रिशिएट करें तारड़ साहब कि किसी ने आपको कोई रिपोर्ट दी है, इससे पहले खाते भी रहे, सरकारी खाते खुलते भी रहे, यहां से पैसे बाहर जाते भी रहे, बाहर फ्लैटों में जहां मियां साहब तशरीफ फरमाए, इन फ्लैटों को आप डिसओन भी करते रहे, इनको कतरियों के मथे भी लगाते रहे। आज जिन अदालतों में जाके आप हमारे खिलाफ इंसाफ ढूंढते हैं, इन अदालतों ने जब आपको गैर सादिक और गैर अमीन डिक्लेयर किया, आप इन अदालतों की तौहीन भी करते रहे, तो आज किस अखलाकी मुंह से आप किसी को छुपने की बात करते हैं? ये तो बात होगी। एक मेरा फिर कमेंट है सना बुच्चा साहब की
बात के बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिलावल जो कि अरबोंपति का बेटा है, तो उसके मुकाबले में मुराद तकरीर नहीं कर सकता। मुराद गवर्नमेंट की पार्टी का, वजीर आजम का, पीटीआई का तर्जुमानी करने के लिए उसको पार्टी लेवल पर डिसाइड होता है। आप किस हैसियत से इस पर एतराज करती हैं? और जो आपने $100 अरब मुंह पे मारने की बात की थी, वो मुराद ने असेंबली में नहीं कहा था, वो आईएसएफ के किसी कन्वेंशन में उसकी तकरीर थी जो वायरल हो गई थी। तो मैं दोबारा से कहूंगा कि हमारे मुल्क में बहुत बड़े अमीर लोगों के जल्दी से सवाल ब्रेक पे तो आपके ज़हन में एक छा गया है कि बड़े बड़े लोग बातें कर सकते हैं। सर मैं सवाल का जवाब था, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। कादिर पटेल को कहें, सदाकत साहब सुने तो सही, सवाल तो सुन ले। जाती हमले किए, अच्छा सर उनके सुने घर तो वालों के सही। बारे में बातें की, आपको मुराद के बारे में बात मेरा ख्याल करने की जरूरत अच्छा मैं सना बुच्चा साहब इसका जवाब देंगी, वो उन्होंने आपकी बात सुनी है। जल्दी से मुझे बता दें, वो जो आईएसएफ के अंदर अगर मुराद सईद साहब ने वो तकरीर की भी थी, चले नहीं की पार्लियामेंट में, आईएसएफ के जलसे में की थी या जो भी था, सही की थी या गलत की थी? देखिए, एक जलसे में उन्होंने जज्बाती बात की और एक वादा किया। उनको शायद उस वक्त पता भी नहीं होगा कि $100 अरब कितना होता है। हमारे यहाँ बड़ी सारी कंफ्यूजन है, यहाँ बड़े बड़े लोगों को पर्चियां लिख के तो जाके तकरीर करना पड़ती है। मुराद उस लिहाज से एक बच्चा था, उसने बात की, यंग लड़का था, उसने एक बात की जो मेरा नहीं ख्याल कि उसको $100 अरब का मतलब भी उस वक्त पूरी तरह पता होगा। अच्छा। ये बात गलत होगी, अगर सही होती तो आज साबित हो जाती। लेकिन आप किसी यंग किसी मिडिल क्लास पार्लियामेंटेरियन को जो जद्दोजहद करके आए, उसके मुकाबले में एक आदमी जो सिर्फ वसीयत पे लीडर बन गया है, उसकी तकरीर आपको लगती है। लेकिन मुराद साहब का जवाब देना आपको गैर मुनासिब लगता है। मुझे अभी तक इस डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये खुला तजाद नहीं? सना बुच्चा साहबा से पूछेंगे क्या ये खुला नहीं? सना बुच्चा साहबा जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर नहीं आपको बुरी लगती? इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब ने 2 शिकवे किए। एक शिकवा ये था कि जनाब आप लोगों को हमारे अंदर तमाम मसाइल नजर आते हैं, लेकिन शरीफ खानदान क्या कुछ करता रहा इस मुल्क के साथ वो आपको नजर नहीं आता। मुराद सईद की तकरीर आपको बुरी लगती है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कहते हैं या जिस तरह को बातें करते हैं वो आपको नजर नहीं आता। सना बुच्चा साहबा से उन्होंने सवाल किया था। सना बुच्चा साहबा, इसमें एक एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले लीजिएगा कि आज बुज़दिल का लफ्ज इस्तेमाल किया वजीर आजम के लिए, स्पीकर साहब को यह लफ्ज हजफ करवाना पड़ा कार्रवाई से कि जनाब ये लफ्ज आप वजीर आजम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आपके ऊपर भी एतराज यही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन जब मामला शरीफ खानदान का या भुट्टो खानदान का आता है वहां पे आके तनकीद जो है वो कम होती है। देखिए आई थिंक आप लोगों ने इसको यू मेड इट अबाउट मुराद सईद। आई डोंट थिंक इट वाज माय इंटेंशन वाज दैट। और ये अगेन ये टैक्टिक ना पीटीआई का जरा पुराना हो गया है कि मतलब आप जवाब ना दें बाबर साहब का, आप जवाब ना दें कि सूरी नॉर्दर्न गैस को उन्होंने पैसे देने थे, आप जवाब ना दें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जवाब ना दें कि काजी पाकिस्तान केस में क्या हो रहा है, आप जवाब ना दें कि फरूक नसीम साहब ने लॉ मिनिस्ट्री का मजाक बनाया हुआ है। तो मुराद सईद साहब मुझे बता दें, देखें सियासत जो है वो मुफाहमत और दानिशमंदी का इम्तिजाज है, और उसमें मैं के घोड़े के ऊपर से उतर के जरा हम के प्लेटफॉर्म पे आइए और हम कह के आगे चलिए। यही बात इमरान खान साहब की है, यही बात हम सबको कह रहे हैं। इनको मुझे बता दें, इनको मिडिल क्लास होने पे या मेरे तासुब दिखाने पे, और आप लोग जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं करप्ट चोर, मतलब बिलावल का कसूर है क्या कि रोजेदारी सब है, और फातिमा भुट्टो के लिए आज बड़ी कोई हमदर्दी जाग रही है। मतलब फातिमा का फ्रेंड, लेकिन मैं कौन सी किताब है उनकी जिसकी बात ये कर रहे हैं? मुराद सईद साहब को पूरी बात करनी चाहिए ना। तो मैं कह रही हूँ ये, और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये अभी ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लास कॉन्शियसनेस है, मैं अशराफिया हूँ, मैं ये इसलिए मुराद सईद के खिलाफ बात कर रही हूँ। दैट्स नॉट द केस। द केस इज कि इनके पास जवाब नहीं है। मुझे बता दें पेट्रोल की कीमत क्यों भी है, मुझे बता दें क्या सुई नॉर्दर्न गैस को पैसे देने थे बाबर साहब ने, क्या ये कॉन्ट्रिब्यूशन है या नहीं, ये बता दें कि एक आदमी उठ के खुद ये क्यों कह रहा है कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुझे बता दें कि कल रात को ये शायद क्यों हुआ, मुझे ये बता दें कि सदाकत साहब से मैं पूछ लूं जल्दी से, टाइम क्योंकि कम है, सदाकत साहब जल्दी से जवाब दे दें। जी सदाकत साहब जवाब दे दें। इसलिए बड़ी है सना साहिबा, इसलिए बड़ी है कि 18 मई को वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस $20 की थी, जो 20 जून को $44 की हो गई। अच्छा, एक महीने से कम अरसे में ये प्राइसेस जो है कोई 20-22 दिनों में ये प्राइसेस 112% बढ़ी हैं। सर खाना क्यों हुआ कल रात को? ऑयल प्राइसेस सस्ती हुई थी
तो बहुत बड़ा कंसेशन दे दिया सर, गया। खाना- जब खाना महंगी हुई करना चाहता तो उनको महंगा करना पड़ा। खाना क्यों हुआ, आपने सदाकत कहा कि साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? आप सुन लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत का काम होता है, वो जो काम करती है अपने लोगों को उसने मुतला करना होता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है ताकि आवाम को पता हो कि जमहूरी हुकूमत, उनकी बनाई वोट की हुकूमत क्या कर रही है। सर, खाना क्यों? इसमें क्या बुरी बात है? आपने ठीक है, आपका कमेंट है, लेकिन मैं कहता हूं कि चोर, किसी को चोर कहना, किसी को करप्ट कहना जाती बात नहीं है, ये कौमी इशू है। पीटीआई आए ही करप्शन के खिलाफ। अच्छा सदाकत साहब, एक मिनट जी, एक मिनट। सदाकत साहब, वो ठीक बात है। सदाकत साहब, आपकी नजर में कौन चोर है? आप क्या समझते हैं कौन चोर है? जिसके बारे में कोई केस बने हुए हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो करप्ट हैं। और जो आज तक जिनको इदारे करप्ट उनके केसेस चल रहे हैं, वो अलेजेडली करप्ट है अंटिल कि उनको वो बरी होके आ जाएं। अच्छा चले, अच्छा ठीक है, समझ गया। अब एक सवाल का जवाब, जिनके एक सवाल का जवाब नहीं है। सदाकत साहब, एक सवाल का जवाब, क्या जहांगीर तरीन अलेजेडली करप्ट है? जहांगीर तरीन साहब पे उसी तरह के करप्ट हैं जिस तरह के नवाज शरीफ तो साबित हो गए, या जरदारी साहब साबित हो गए, बाकी जितने लोग हैं उसी तरह उनको क्लियर करना पड़ेगा। अनटिल अलेजेडली करप्ट है या नहीं, इतना तो कह दें सदाकत साहब, इतना तो कह दें अलेजेडली करप्ट है या नहीं है? नहीं हूँ। किस केस में मुझे बताए, कौन से केस की बात कर रहे हैं? समझ गया। ये तारिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे साहब बनाने का केस, जरदारी साहब के साहब बनाने का केस है। तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई केस नहीं है। देखिए एक तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है, उन्होंने मुलाजमीन के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी। नंबर 2, जो ये फ्यूल की बात कर रहे हैं, 2018 मई में, लेकिन तारिक साहब कोई करप्शन का केस जहांगीर तरीन का बताया। सदाकत साहब, बुच्चा साहब, नाज़रीन आपने फैसला करना है कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। प्रोग्राम 0.7 तक अल्लाह।